बेटा, हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर अपनी मजबूरी बताई। आजकल पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा आना नहीं हो सकता। मुझे विदेश में एक नौकरी का पैकेज मिला है, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपको भी तो यही सपना था। हाथ भी तंग चल रहा है, पैसे की व्यवस्था आप कर लीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे का यह जवाब था। फिर उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, परंतु उसने भी आने से मना कर दिया। डॉक्टर के अपने ससुराल में शादी अटेंड करने जाना था। हाँ, उसने इतना ज़रूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी भी पैसे भिजवाए ही नहीं। माधव जी ने बड़ी मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब यह दोनों लायक बेटे ही कुछ नहीं कर रहे, तो वह नालायक कर ही क्या लेगा? माधव जी ने सोचा और बोझिल कदमों से वापस अस्पताल की में पत्नी के पास पहुंचे और ढेर हो गए। पुरानी बातें यादें आने लगी। माधव राय जी स्कूल में टीचर थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मझला बेटा डॉक्टर था। दोनों बेटों की शादी बड़े घरानों में हुई थी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। वह कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, बस अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर माधव साहब उससे बहुत नाराज रहते थे और उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, पर वह गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था। इस कारण माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। उनकी सारी बचत उनके दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और उनकी बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में उनके पास एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में भी थोड़ी ज़मीन थी। सारा खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उस बंटवारे के हिस्से की ज़मीन उसे देकर गांव में रहने के लिए भेज दिया। वह जाना तो नहीं चाहता था, परंतु अपने पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी जब सब लोगों से मिलते तो अपने दोनों होनहार और लायक बड़े बेटों की बड़ाई किया करते थे। यह सब बताते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर अपने नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले उनका और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पिताजी पिताजी सुनकर उनकी निद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। मास्टर जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने मास्टर जी के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर नज़र रखी थी, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। मास्टर जी के विरोध के बावजूद उसने अपने माता पिता को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया तथा अपना रक्त दिया। दिन रात दोनों की सेवा में लगा रहता। फिर अचानक एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे। तीसरे दिन वह फिर से वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई।
वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले गया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि वह दोनों खैराती अस्पताल में थे, इसलिए पैसे नहीं लगे। घर में नौकरानी थी, इसलिए वह माता पिता को घर छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। एक दिन उनके मन में आया कि उस नालायक की भी खबर ली जाए। दोनों जब गांव में पहुंचे तो झोंपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो? माधव जी को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए और वह रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस उसकी यही झोपड़ी रह गई है। यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। दोनों झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक बेटे की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 10 लाख रुपए का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही और झूठा भी है। अचानक माधव जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, नालायक, तू कहाँ चला गया अपने पापा को छोड़कर? तू एक बार वापस आजा, फिर मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों में से आंसू गिरने जा रहे थे और मास्टर जी बस इंतजार था अपने उस नालायक बेटे को गले लगाने का। सचमुच वह बहुत नालायक बेटा था उनका।